गुड इवनिंग आप सभी को। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी क्लास यूएसवाई क्लासेस में। तो हम लोग टीजीटी का प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे थे 2004 का। इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है। हम इसका पार्ट 2 है, आज कौन सा है तो इसका पार्ट 2 देखेंगे हम। तो पार्ट 2 में हम 61 नंबर से देखेंगे। पार्ट 1 में हम 60 नंबर तक प्रश्न देख चुके हैं, यूट्यूब पे आप लोगों को मिलेगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब हम यहाँ से 61 नंबर से देखेंगे पार्ट 2 में। ठीक, तो 61 नंबर का सवाल ये पूछा है कि नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन है। तो नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन है तो बालकृष्ण भट्ट हैं। इनका उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी। तो बिल्कुल ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए 62 नंबर का प्रश्न ये है कि कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है। तो क्या है, कविवचन सुधा है नहीं, हिंदी प्रदीप है नहीं, समाचार सुधावर्षन है नहीं, तो किससे लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र भारत मित्र है, जो कि भारत मित्र विकल्प में है, ये नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं लगाएंगे। चलिए 63 नंबर का प्रश्न पूछा है कि संयोगिता स्वयंवर नाटक किसका, नहीं, विधा क्या है, विधा पूछा है। तो ये नाटक है, विधा क्या है इसकी, तो संयोगिता स्वयंवर नाटक है। किसका नाटक है, लाला श्रीनिवास दास का नाटक है संयोगिता स्वयंवर। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि ब्राह्मण के संपादक थे, ब्राह्मण पत्रिका थी ये, कि इसके संपादक कौन थे। तो इसके संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। ये मासिक पत्रिका थी, 1883 में कानपुर से निकलती थी। तो ध्यान देना है कि ब्राह्मण के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। अगला प्रश्न हमारा ये है कि आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन थे। देखिए 2 पत्रिका पूछ लिया है एक ही युग से। तो आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक प्रेमघन थे। कौन थे, तो प्रेमघन थे। ये भी मासिक पत्रिका थी, मिर्जापुर से निकलती थी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने की। किसने किया, तो कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत अयोध्या प्रसाद खत्री ने किया। तो बिल्कुल डी ऑप्शन होगा, ये ध्यान देना है। अब आते हैं 67 नंबर पे। 67 नंबर का हमारा प्रश्न है कि जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है। तो जगत सच्चाई सार कविता श्रीधर पाठक की है। किसकी है, तो श्रीधर पाठक की है, ध्यान देना है। अगला प्रश्न हमारा ये है कि स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है, तो प्रकृति पर्यवेक्षण है ये है, कथा गीत का प्रयोग है ये है, प्रेम चित्रण है ये है, ब्रज भाषा में रचना नहीं है। क्या नहीं है, तो स्वच्छंदतावाद की विशेषता ब्रज भाषा में रचना करना नहीं है। क्यों, क्योंकि वो लोग खड़ी बोली में लिखते थे ना, ब्रज भाषा में नहीं लिखते थे, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 69 नंबर का कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द पहचानिए। तो घास क्या है, घास स्त्रीलिंग है। आय क्या है, स्त्रीलिंग है। व्यय, व्यय क्या है, तो व्यय पुल्लिंग है, ये ध्यान देना है। व्यय क्या है, पुल्लिंग है, और नहर स्त्रीलिंग है। ठीक, तो व्यय हो रहा है, व्यय पुल्लिंग है, ये ध्यान देना है। तो ऑप्शन सी राइट है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 70 नंबर का प्रश्न हमारा ये है कि ध्रुव चरित्र के रचयिता कौन है। ये खंड काव्य है, किसका है, नरोत्तम दास ने लिखा है। क्या लिखा है, तो ध्रुव चरित्र लिखा है। किसने लिखा है, तो नरोत्तम दास ने ध्रुव चरित्र को लिखा है, ये ध्यान देना है। चलिए अब आते हैं 71 नंबर पे। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है। तो कृष्ण गीतावली किसने लिखा है, तुलसीदास की रचना है कृष्ण गीतावली। तो ध्यान देना है कि कृष्ण गीतावली के लेखक तुलसीदास जी हैं। ठीक, चलिए 72 नंबर पे जाति विलास के रचयिता कौन है। जाति विलास के रचयिता देव हैं। कौन है, तो जाति विलास की रचना देव ने की है, ये ध्यान देना है। चलिए अगला प्रश्न हमारा ये है कि छंदों का अजायब घर किस रचना को कहा जाता है। तो सभी को पता है कि छंदों का अजायब घर केशव दास की रामचंद्रिका को कहा जाता है।
किसने कहा है? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है छंदों का अजायब घर रामचंद्रिका को। ठीक, तो छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है? तो रामचंद्रिका को कहा जाता है। चलिए अब आते हैं हम 74 नंबर के प्रश्न पे। 74 नंबर का हमारा प्रश्न ये है कि कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान किस धारा में मिलता है? कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है तो कृष्ण भक्ति धारा में मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान देना है कि कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान कृष्ण भक्ति काव्य धारा में मिलता है। ठीक, चलिए 75 नंबर का क्या है? 75 नंबर का मिलान करना है। जलज क्या है? जलज कमल है, जलद बादल है और जलद ही समुद्र है। ठीक, तो पहला का क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा और दूसरा का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन 2 राइट है। जलज क्या हो जाएगा? कमल का, जलद बादल का और जलद ही समुद्र का। ठीक, तो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए अब आते हैं 76 नंबर पे। 76 नंबर का हमारा प्रश्न ये है कि नित्य प्रति पुण्योई रहे आनन ओप उजास में अलंकार बताना है। क्या है? नित्य प्रति पुण्योई रहे आनन ओप उजास में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक, उपमा गलत दिया है, यहाँ पे उपमा नहीं होगा। इसमें कौन सा अलंकार है? तो अतिशयोक्ति अलंकार ही आप लोगों को ध्यान देना है कि नित्य प्रति पुण्योई रहे आनन ओप उजास, तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। ऑप्शन 4 इसका राइट होगा। ठीक, चलिए अब 77 नंबर का प्रश्न हमारा ये है कि अर्ध कथानक है। अर्ध कथानक की विधा पूछा है, क्या है? तो ये आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? तो बनारसी दास जैन द्वारा लिखी हिंदी की पहली आत्मकथा है ये। अब आते हैं 78 नंबर पे। 78 नंबर का प्रश्न ये है कि इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। शुक्ल ने किस कवि के बारे में यह टिप्पणी की है? क्या है? कि इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। तो शुक्ल जी ने किसके बारे में कहा है? तो घनानंद के बारे में शुक्ल की ये टिप्पणी है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अब आते हैं 79 नंबर पे। 79 नंबर का प्रश्न हमारा ये है कि सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीखी लीनो जस और प्रताप को कहानी है। ये जो पंक्ति है ये किस कवि की है? तो सभी को पता है कि ये पंक्ति ठाकुर की है। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि ठाकुर की ये पंक्ति है कि सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन। चलिए 80 नंबर का प्रश्न पूछा है कि भिखारी दास की रचना है। तो सभी को पता है कि भिखारी दास की रचना काव्य निर्णय है। क्या है? तो काव्य निर्णय भिखारी दास की है। अगला प्रश्न हमारा ये है कि नैन नचाई कही मुस्काई लला फिर आयो खेलन होरी। ये जो पंक्ति है ये किसकी पंक्ति है? कि नैन नचाई कही मुस्काई, तो ये पंक्ति पद्माकर की है। ध्यान देना है, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए 82 नंबर का प्रश्न ये है कि फोर्ट विलियम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम की स्थापना की गई थी कोलकाता में। चलिए अगला प्रश्न ये है कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन हैं? तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी हैं। कौन है? तो राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ लिखा है। अगला प्रश्न है हमारा कि राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? राहुल जी मतलब राहुल सांकृत्यायन ने, तो उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना है और यही सर्वमान्य मत भी है। हिंदी के प्रथम कवि सरहपा हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा ये है कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदि काल नाम किसने दिया है? तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदि काल नाम देने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। मतलब आदि काल को आदि काल नाम किसने दिया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। ठीक, अब आते हैं 86 नंबर पे। 86 नंबर में पूछा है कि बिचलदेव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो बिचलदेव रासों में गेय शैली का प्रयोग किया गया है। किस शैली का? तो गेय शैली का प्रयोग किया गया है, ये ध्यान देना है। अब आते हैं 87 नंबर के प्रश्न पे मिलान करना है। तो
तो 10 कुमार चरित के लेखक दंडी हैं, नैषधीय चरित के श्रीहर्ष हैं, उत्तर रामचरित के भवभूति हैं। ठीक, तो क का क्या हो जाएगा, क का तीसरा हो जाएगा और ख का पहला हो जाएगा। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन तीसरा वाला क्या है, राइट आंसर है। चलिए अब आते हैं 88 नंबर पे कि भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। प्रश्न क्या पूछा है कि भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक, तो शुक्ल जी ने क्या माना है कि भक्ति दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित हुई। चलिए, तो बिल्कुल ऑप्शन सी राइट है। अब आते हैं 89 नंबर पे। 89 नंबर पे पूछा है कि मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक कौन हैं? मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ये ध्यान देना है। चलिए अगला प्रश्न हमारा ये है कि पद्मावत है क्या है? त्रासदी है कि मुक्तक काव्य है कि गेय काव्य है कि आत्मवक्तव्य है? तो पद्मावत एक त्रासदी है, ये ध्यान देना है। क्या है? तो इसको विजय देव नारायण शाही ने कहा था ना कि ये त्रासदी है, ट्रेजेडी है। तो पद्मावत एक त्रासदी है, बिल्कुल आप लोगों को ध्यान देना है। अगला प्रश्न हमारा ये है कि भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? कौन है? तो तुलसीदास जी हैं, जो संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किए हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा ये है कि भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है? तो यहाँ पे गलत दे दिया है। ठीक, तो भक्ति काल के गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है? तो हरिऔध में मिलता है, ये ध्यान देना है। चलिए, आधुनिक सूर कहे जाते हैं ना हरिऔध। हरिऔध आधुनिक काल के सूर कहे जाते हैं और आधुनिक काल के तुलसी मैथिली शरण गुप्त कहे जाते हैं। चलिए, 93 नंबर का प्रश्न हमारा ये है कि विनय पत्रिका की भाषा है। तो विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है, तुलसीदास ने लिखा था। चलिए, अब 94 नंबर का प्रश्न हमारा ये है कि ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो ब्रज भाषा से है, ये ध्यान देना है। ध्रुपद गायन का संबंध ब्रज भाषा से है, ये ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक, चलिए अब आते हैं 95 नंबर पे। 95 नंबर का हमारा प्रश्न ये है कि बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? क्या पूछा है? बरवे नायिका भेद के रचनाकार। तो बरवे नायिका भेद रहीम ने लिखा है। चलिए, 96 नंबर का प्रश्न है कि रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा क्या है? तो रहीम ने जो मदनाष्टक लिखा है इसकी भाषा क्या है? खड़ी बोली है। क्या है? तो खड़ी बोली है, ये ध्यान देना है। चलिए, 97 नंबर का प्रश्न हमारा ये है कि छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? तो छीत स्वामी अष्टछाप धारा के हैं। किस धारा के कवि हैं? तो अष्टछाप धारा के कवि हैं, ये ध्यान देना है। अब आते हैं 98 नंबर पे। 98 नंबर का प्रश्न ये है कि रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं। किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो कोशकार के रूप में। ये ध्यान देना है सभी को कि रामचंद्र वर्मा कोशकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक, चलिए अब 99 नंबर का हमारा प्रश्न ये है कि हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं? तो हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरी दास वाजपेयी हैं। कौन है? तो किशोरी दास वाजपेयी हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर। 100 नंबर का अगला प्रश्न हमारा ये है कि रीति काल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन हैं? तो रीति काल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि बिहारी हैं। कौन है? तो बिहारी हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए, 101 नंबर का प्रश्न ये है कि नहुस नाटक के नाटककार कौन हैं? नहुस नाटक किसने लिखा है? भारतेंदु नहुस को हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। तो ये लिखा था गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास ने। भारतेंदु के पिता थे ये। तो नहुस नाटक लिखा है गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास ने। चलिए,
अब आते हैं 102 नंबर का प्रश्न हमारा ये है कि लोकायतन के रचयिता कौन है। इसे सोवियत लैंड मिला था ना, और महाकाव्य है ये, तो इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। अगला प्रश्न ये है कि आंसू क्या है। प्रसाद जी ने जो आंसू लिखा था तो क्या है, तो ये मुक्तक काव्य संकलन है। प्रसाद जी का आंसू क्या है, ये मुक्तक काव्य संकलन है, ये ध्यान देना है। चलिए 104 नंबर का प्रश्न ये है कि निराला की अंतिम कविता है। निराला की अंतिम कविता बताना है आप लोगों को। तो निराला की अंतिम कविता क्या है, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। ये निराला की अंतिम कविता है, मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी 1961 में। ठीक, तो पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ निराला की अंतिम कविता है। इनकी पहली कविता जूही की कली है। चलिए 105 नंबर पे आते हैं, कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है। तो कला और बूढ़ा चांद के लेखक पंत जी हैं। कौन है, तो पंत जी हैं। चलिए अगला प्रश्न ये है कि महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है। तो महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन निहार है। ये ध्यान देना है कि महादेवी का प्रथम काव्य संकलन क्या है, निहार है, महादेवी ने लिखा था। ठीक, इसकी भूमिका हरिऔध ने लिखी थी। चलिए अगला प्रश्न ये है कि नूतन ब्रह्मचारी क्या है। बालकृष्ण भट्ट का है ना, तो उपन्यास है ये। क्या है, तो उपन्यास है, ये ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं 108 नंबर का प्रश्न हमारा ये है कि भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन हैं। तो भूतनाथ उपन्यास के रचयिता देवकी नंदन खत्री हैं। कौन है, तो देवकी नंदन खत्री ने भूतनाथ उपन्यास लिखा है। चलिए 109 नंबर का प्रश्न हमारा ये है कि श्री वेंकटेश्वर समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था। ये जो समाचार पत्र है ना, श्री वेंकटेश्वर, देखिए पत्र से भी प्रश्न आ गया है, तो ये बम्बई से प्रकाशित होता था। कहाँ से, तो बम्बई से। मासिक पत्र था ये, 1894 में प्रकाशित हुआ था। चलिए 110 नंबर का प्रश्न हमारा ये है कि प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया, तो सोजे वतन है। प्रेमचंद की रचना कौन सी है जिसे ब्रिटिश शासन ने जब्त कर लिया, तो सोजे वतन को जब्त कर लिया था, ये ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 111 नंबर का प्रश्न कि मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो मृगनयनी उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का है। किसका है, तो वृंदावन लाल वर्मा का, ये ध्यान देना है। 112 नंबर का हमारा प्रश्न ये है कि खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो खेत रहना मुहावरे का अर्थ होता है युद्ध में शहीद होना। क्या होता है, युद्ध में शहीद होना। चलिए अगला प्रश्न हमारा ये है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। 1914 में लिखा गया था, हरिऔध ने लिखा है। तो ध्यान देना है कितने सर्ग हैं इसमें, तो 17 सर्ग हैं। ठीक, तो किसने लिखा है, हरिऔध ने लिखा है। चलिए अब आते हैं 114 नंबर के प्रश्न पे। 114 नंबर का प्रश्न हमारा ये है कि द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन हैं। तो ये ध्यान देना है कि द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त हैं। ऑप्शन सी राइट है। चलिए अगला प्रश्न हमारा ये है कि भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है। तो भारत भारती में राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा है। किस भावना की, तो राष्ट्रीय भावना की है। 1912 में लिखा गया था, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थी ये रचना। ठीक, बिल्कुल राष्ट्रीय भावना पे लिखा गया है। अगला प्रश्न ये है कि संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है। आलोचनात्मक ग्रंथ है, तो संपत्ति शास्त्र के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, जो द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं। चलिए 117 नंबर का क्या है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द बताना है, तो शुद्ध शब्द क्या है, पूजनीय है। ठीक, पूजनीय ऐसे लिखा जाएगा, 3 वाला विकल्प 3 शुद्ध है, पूजनीय। आधा ज नहीं, पूरा ज रहेगा, प में बड़ा ऊ की मात्रा रहेगा, तो पूजनीय ऐसे लिखेंगे। ये ध्यान देना है, महत्वपूर्ण है बहुत। चलिए 118 नंबर का प्रश्न हमारा ये है कि गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है। तो गोबर प्रेमचंद के गोदान का पात्र है। किस उपन्यास का पात्र है, तो गोदान का पात्र है, ये ध्यान देना है।
अगला प्रश्न हमारा ये है कि हिंदी नवरत्न के लेखक कौन हैं? तो हिंदी नवरत्न के लेखक विश्वबंधु हैं। इसमें नवरत्नों को शामिल किए थे सूर, तुलसी, देव बिहारी, केशव भूषण, सेनापति। ठीक, तो हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? विश्वबंधु हैं। 1910 में लिखे थे, ये ध्यान देना है। चलिए अब आते हैं हम 120 नंबर पे। 120 नंबर का प्रश्न हमारा ये है कि अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा सी वाला, अभित। अभित प्लस न क्या होगा? अभित, त में हलंत होगा, अभित प्लस न। ऑप्शन सी राइट आंसर। अभिन्न का अभित प्लस न होगा, व्यंजन संधि है इसमें। ठीक, चलिए 121 नंबर का हमारा प्रश्न ये है कि रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? तो रत्नाकर ने जो गंगावतरण लिखा है ये रोला छंद में लिखा गया है। किस छंद में? तो रोला छंद में लिखा गया है, ये ध्यान देना है। चलिए 122 नंबर का हमारा प्रश्न ये है कि अवधी भाषा का निजी छंद कौन सा है? तो अवधी का निजी छंद बरवे है, ये सभी लोगों को ध्यान देना है कि अवधी का निजी छंद कौन सा है? तो अवधी भाषा का निजी छंद बरवे है। अब आते हैं 123 नंबर पे कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध अशुद्ध से जरूर एक न एक प्रश्न आता ही है। तो शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, जीजी विषा। क्या है? जीजी विषा। पहली जीजी विषा में पहली मात्रा जो छोटी ई की रहेगी, फिर बड़ी ई की, फिर छोटी ई की। ठीक, ऐसे रहेगा। तो जीजी विषा ऐसे लिखेंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर है, इसको ध्यान देना है आप लोगों को। चलिए इसको बहुत ध्यान देना है क्योंकि पेपर में आते हुए भी कंफ्यूजन हो जाता है ये। तो बिल्कुल ऑप्शन 4 राइट आंसर है। चलिए अब आते हैं हम किस पे? अब आते हैं हम 124 नंबर पे। 124 नंबर का हमारा प्रश्न ये है कि पूर्ण सिंह विख्यात हैं, किस रूप में विख्यात हैं ये? तो निबंधकार के रूप में ना इनके 6 निबंध बड़े फेमस हैं। आचरण की सभ्यता है, सच्ची वीरता है, मजदूरी और प्रेम है, पवित्रता है, कन्यादान है। ठीक, तो सरदारपुर सिंह विख्यात किस रूप में है? निबंधकार के रूप में विख्यात हैं ये, तो ये ध्यान देना है। चलिए तो अब आगे अंतिम प्रश्न पे हम। अंतिम प्रश्न हमारा ये है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी, ये ध्यान देना है। ठीक, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1893 ईस्वी में हुई थी, ये आप सभी लोगों को ध्यान देना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 125 प्रश्न क्या किया? कंप्लीट कर लिया। 2004 का प्रीवियस ईयर पेपर हम लोगों ने पूरी तरह देख लिया। पार्ट 1 आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगा, ये पार्ट 2 है। तो अब हम देखेंगे 2005 का पेपर। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं 2005 के प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। तब तक आप लोग इतना तैयार कीजिए। सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, जो नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर भी करिएगा। हिंदी पढ़ने के लिए बहुत अच्छी क्लास मिलेगी आप लोगों को यहाँ पे। तो चलिए अब क्लास को यहीं पे बंद किया जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 2005 के प्रीवियस ईयर पेपर के साथ।